Welcome, student, in second chapter of nationalism in India. स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि 3 मूवमेंट्स गांधी जी के द्वारा जो किए गए थे 1916, 1917, 1918, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल वर्कर्स। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को ऐसा क्यों फील हुआ कि जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वो बहुत छोटे स्केल पे है, उसको बड़े मूवमेंट पे होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ? तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी या कुछ एक्ट कह लीजिए, कुछ कानून कह लीजिए, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि नहीं, जो ये मूवमेंट है वो मूवमेंट किसी बड़े स्केल पे होना चाहिए। अब देखिए, वो पहला ऐसा कौन सा एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो गांधी जी को ये फील हुआ कि नहीं, मूवमेंट बड़े स्केल पे होना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू रॉलेट एक्ट। This act gave the government the power to imprison any person without any trial for a period for 2 years, कि इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, वो किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के वो 2 साल के लिए उसको जेल में डाल सकती है, यानी कि बिना किसी की बात सुने। हम क्या आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी बात सुने जेल में डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। ये एक्ट जो पास हुआ, पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया। अब अगर आपसे कोई भी ये पूछे, एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आता है कि किस असेंबली ने इसको पास किया था, तो स्टूडेंट इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया। अब रॉलेट एक्ट को बनाने का मोटिव क्या था उनके पीछे? तो द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर फॉर रिप्रेसिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड detention of political prisoner without any trial for 2 years। एक तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी पावर को बढ़ाना था, लोगों को दिखाना था कि भाई हमारे पास भी पावर ऐसे ही थोड़ी ना है। तो ऐसी ये चीज़ थी। और दूसरी बात उन्हें कि अगर कोई भी इंडियन उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी किसी भी उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। मतलब किसके ऊपर? ब्रिटिश, जो अगर ब्रिटिश ने किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो इंडियंस को ही सेल में डालेंगे। ठीक है। तो एम ऑफ दिस एक्ट वाज द डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्रेसनिंग द नेशनल वर्कर्स। जो नेशनल वर्कर्स थे, जो अपनी इंडिपेंडेंसी को वापस लेना चाहते थे, नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते थे, उसको इम्पोज करना था, उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो इट वाज अ ब्लैक लॉ। इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि ब्लैक लॉ के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो आप उसमें रॉलेट एक्ट को ही टिक करेंगे, बिकॉज इट वाज द अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी है। क्योंकि अगर जब तक हम किसी दूसरी पार्टी को नहीं सुनते, हम फर्स्ट पार्टी को बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि तुम सही हो। तो इसीलिए इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना गया। ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट्स में मोस्टली ये पूछा जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गांधी जी ऑर्गेनाइज द नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने कहा कि भाई जो रॉलेट एक्ट है ये नॉन वायलेंट है, और दूसरा तो उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बात रखी, भाई इस तरीके का एक्ट के ये तो एक्ट जो आप बना रहे हो ये गलत है। तो हर्टल वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या चीज़ की, क्या अपोज करने के लिए गांधी जी हर्टल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। हर्टल, इसको अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, मिनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने क्रिएट किया। मिनी दैट मीन्स बहुत छोटा सा, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है, सिविल दैट मीन्स सेविन है, डिसोबे दैट मीन्स अवज्ञा करना, मूवमेंट मतलब आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में किसके अगेंस्ट किया? रॉलेट एक्ट की, कि अगर आप ऐसा लॉ बनाओगे तो गवर्नमेंट की किसी भी बात पर पीपल बिलीव नहीं करेंगे और ना ही वो उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है, द हर्टल वर ऑर्गेनाइज ऑन 13 अप्रैल 1919, रैली वर कंडक्टेड, रैलीज निकाली गई, शॉप्स वर क्लोज डाउन, शॉप्स बंद कर दी गई, वर्कर कंडक्टेड स्ट्राइक, लोग हड़ताल पर चले गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू द स्टैंड स्टिल, यानी कि यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी सब चीज़ बंद कर दी गई। क्योंकि जो एक्ट था ये
देखने में सुनने में भी हम लोगों को क्या लगता है कि इलीगल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी पावर को इनॉर्मस करना था, अपनी पावर को सिर्फ बढ़ाना था। और ये पावर कैसे बढ़ती कि जब हम सामने वाले के सारे राइट्स ले लेते हैं, ठीक है, उसको अपनी बात रखने का, सही या गलत बात रखने का उसके पास राइट ही नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलने लगती है, जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी के लिए दीज प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखिए, इसी के लिए लोगों ने आपस में बात करने के लिए कि जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है उसी के लिए बात करने के लिए वो आपस में गैदर हुए जलियांवाला बाग में। लेकिन वहाँ जलियांवाला बाग में क्या हुआ, ऑन 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट टू नेशनल लीडर्स। जो नेशनल लीडर्स रॉलेट एक्ट के थ्रू उन लोगों ने डिटेन किए हुए थे, उनको जेल में डाला हुआ था, उसके लिए उन लोगों ने यानी कि इंडियंस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 13 अप्रैल को। कुछ लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बैसाखी फेयर भी था, तो बैसाखी को अटेंड करने के लिए भी मेले में गए। तो मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड द फेयर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। बहुत सारे लोग कुछ मीटिंग के रिगार्डिंग गए, कुछ बैसाखी फेयर को एंजॉय करने गए, तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर इकट्ठा हुए। अब वहाँ पे होता क्या है कि जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, यानी कि ब्रिटिश सेना के साथ वहाँ पर कौन पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचता है जनरल डायर। ही ऑर्डर्ड द ट्रूप टू फायर, और वहाँ पर उस सेना को आदेश देता है कि ओपन फायर का। द फायरिंग लास्टेड फॉर नियर बाई 10 मिनट्स, और 10 मिनट तक, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। खुली, मतलब उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में होता है कि ओपन फायर, यानी कि अवेयर करके आप ओपन फायर। ये मोस्टली कहाँ पे होता है, जब आप बॉर्डर पे फाइट कर रहे होते हो, यहाँ कहीं पे कर्फ्यू वाली कंडीशन होती है वहाँ पर, लेकिन पहले इसमें अलर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर जनरल डायर ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका मोटिव तो क्या था, उसका मोटिव था ओनली टेरर बिठाना, क्योंकि वहाँ पर लोग मीटिंग के लिए गैदर हुए थे। तो मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर वाउंडेड। बहुत सारे पीपल वहाँ पे मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। द इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसी इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका हमेशा 3 मार्क्स में या फिर शॉर्ट नोट्स में आता है, तो आपको एज इट इज़ इसी तरीके से लिखना है कि 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग और बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोग गैदर हुए। सेकंड आप लिख सकते हैं कि जनरल डायर ने ओपन फायर का अपने ब्रिटिश ट्रूप को ऑर्डर दिया। थर्ड कि 1000 पीपल किल्ड एंड 1000 पीपल वाउंडेड, ठीक है। तो इसी इंसिडेंट को हम जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। अब देखिए, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो कुछ ना कुछ उसकी परिस्थिति होनी थी, ठीक है। तो देखो, ये सेम वही, वैसे ये वही चीज़ आती है। आगे देखते हैं कि व्हाट वाज, तो इसके कुछ परिणाम भी आए। अब अगर कोई किसी को क्या करेगा, अगर कोई किसी को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के उसको मारेगा, तो क्या करेगा, सामने वाले में भी गुस्सा आएगा डेफिनेटली। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग मैसेकर में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, अपने लोगों का खून होते हुए देखा बिना किसी रीज़न के, तो वहाँ लोगों में गुस्सा है। और सही बात में तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसी के बाद लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, वो यहीं से अराइज हुई। लोगों को लगा कि नहीं, अब समय आ चुका है कि हमें अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ करना है। और वहीं से लोगों ने स्ट्राइक पे जाना, लोगों ने रैलीज कर दी, लोग स्ट्रीट में यानी कि गलियों में उतर आए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, सच में अब लोग सड़कों पे उतर आए हैं, ठीक है। अब गांधी जी को ये सब चीज़ें पता ही थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, और छोटे मूवमेंट पे जो मैंने चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद मिल वर्कर्स टाइप में जो मैंने मूवमेंट किए हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। हमें सबको मिलके कुछ बड़ा करना चाहिए। बड़ा दैट मीन्स कि लोगों तक आइडिया पहुंचना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनको हराना है। तो व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, हाउ डिड इट बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब एक खिलाफत मूवमेंट क्या होता है
खिलाफत मूवमेंट क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया हुआ था। उन्होंने हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट और मुस्लिम को हिंदू के अगेंस्ट किया हुआ था। तो गांधी जी ने देखा कि अगर मैं कोई मूवमेंट करता भी हूँ या कुछ भी करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी कंट्री में जो टू पार्ट में जो दो रिलीजन डिवाइड हैं उनको मुझे पहले एक यूनिट करना होगा, तभी मैं कोई भी मूवमेंट करूँगा वो तभी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मूवमेंट होगा उसको हिंदू सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर मुस्लिम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को सपोर्ट करना है। तो वहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि खलीफा जो इस्लामिक रिलीजन के एक तरह से लीडर कह सकते हैं, उसका लीडर था, उससे गांधी जी ने मीटिंग की और उससे कहा कि भाई जो हमारी आपस की लड़ाइयाँ हैं, जो आपस के डिफरेंसेस हैं, वो तो बाद में भी ठीक होते रहेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर आकर रूल कर रही है, इस तरीके से हमें परेशान कर, सबसे पहले हमें उससे डील करना। तो खिलाफत को भी वो खलीफा को भी ये बात समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो भाई थे, वो भी एक तरह से लीडर ही थे, उनके साथ गांधी जी ने एक मीटिंग सेटअप की खलीफा से मीटिंग के बाद, और इट वाज द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की बाय द ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो ब्रिटिश के द्वारा टर्की से या और लोगों के थ्रू वो इनजस्टिस हो रहा था, उन्होंने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें इस बात को समझना होगा। तो द टर्की सुल्तान हैड टू द टाइटल ऑफ द कल्पिस, द मुस्लिम कंसिडर्ड हिम देयर द स्पिरिचुअल लीडर। अब मुस्लिम लीडर जो थे, अब मुस्लिम लीडर को भी समझनी थी ये बात कि भाई आप जिस कंट्री में रहते हो, सबसे पहले आपको उस कंट्री को सेव करना है। आपस की जो डिफरेंसेस है वो तो हम बाद में भी डील कर लेंगे। तो गांधी जी साथ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी ने कहा कि एक अम्ब्रेला की तरह पहले हमें एक साथ यूनाइट होना होगा, तभी तो सामने वाले से हम लड़ पाएंगे। हमारे आपस के डिफरेंसेस को हम बाद में डील करेंगे। तो जो टर्की से इन सब चीज़ों से जो भी डिफरेंसेस था, गांधी जी ने कहा इनको हम बाद में देखेंगे, पहले जो ये हो रहा है रौलक एक्ट है या जलियांवाला बाग में देखो, उन्होंने ना किसी मुस्लिम को देखा ना किसी हिंदू को देखा, कितने लोग मारे गए। तो इस तरीके से गांधी जी ने उनको समझाया, उनको बात समझ में आई कि हाँ भाई बात तो ही सही कह रहे हैं। तो एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, तो 1920 में एक कलकत्ता सेशन हुआ। स्टूडेंट ध्यान रखना, इस चीज़ को अंडरलाइन भी करना, ये आपसे मैप में भी पूछा जाता है कि कौन सा सेशन हुआ था, कि उस सेशन में तो कलकत्ता में पहला सेशन हुआ कांग्रेस इन सितंबर 1920। he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। अब स्वराज यानी कि स्वराज दैट मीन्स अपना राज्य, हमें अपना राज्य वापस चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने खिलाफत यानी कि खिलाफत जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका साथ लेते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई किसी भी पॉलिसी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सही लॉ नहीं बनाती तो हम उसको फॉलो करने के लिए कोई बाउंड नहीं। सो मैनी मुस्लिम जॉइंट दिस मूवमेंट। और जब गांधी जी ने ये बात की तो बहुत सारे मुस्लिम्स ने उसके बाद इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो व्हाट वाज द आइडिया एक्सपेक्टेड बाय द गांधी जी इन हिज बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें कॉजेज़ क्या थे, उसके मेथड कौन सा फॉलो किया गांधी जी ने, कौन कौन लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिसएग्री थे। थैंक यू।